नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा अकेडमी में। तो पिछली क्लास में शब्द भेद टॉपिक आपका चल रहा था, जिसमें मैंने आपको प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बताया था। जाते जाते मैंने आपको प्रयोग के आधार पर शब्द भेद के 2 पार्ट बताए थे। चलिए आज फिर से वहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, ये इनके 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है? विकारी शब्द, और दूसरा अविकारी शब्द। तो आज हम लोग विकारी शब्द को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग विकारी शब्द की परिभाषा जान लेते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन लिंग, वचन, कारक, विभक्ति और पुरुष आदि के आधार पर होता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन लिंग, वचन, कारक, विभक्ति तथा पुरुष के आधार पर होता है। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। तो ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन लिंग, वचन, कारक, विभक्ति तथा पुरुष के आधार पर होता है, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और जैसा कि आप देख रहे हैं, विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, जो मैंने लिखा है पहले से। इनकी विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, जो हमें पढ़ना है एक एक करके। तो पहला हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? संज्ञा, फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम, फिर पढ़ेंगे क्रिया, फिर विशेषण। विकारी शब्द के अंतर्गत हमें ये 4 शब्द पढ़ने हैं। फिर अविकारी शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, विभक्ति तथा पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग विकारी शब्द के भेद पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आज शुरुआत करते हैं संज्ञा से। ध्यान रखिएगा, विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका परिवर्तन लिंग, वचन, कारक, विभक्ति तथा पुरुष के आधार पर होता है, उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। और विकारी शब्द के मैंने आपको 4 भेद बताए हैं। पहला क्या बताया? संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, फिर विशेषण। अब हम लोग आज पढ़ेंगे नई टॉपिक संज्ञा। संज्ञा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अक्सर एग्जाम में संज्ञा से क्वेश्चन बनते रहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। तो हम लोग जान लेते हैं संज्ञा कहते किसे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बचपन से रटी रटाई डिफिनीशन है ये कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में भी हम लोग वही कहते हैं, इसी को हिंदी में भी वही सेम चीज रहता है। या फिर ये जान लीजिए, संसार की समस्त वस्तुएं जिनका नाम है, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ते हैं ना, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो वही है, संसार की समस्त वस्तुएं जिनका नाम होता है, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। इसकी हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। किसी व्यक्ति,
वस्तु, स्थान, भाव, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। या संसार की समस्त वस्तुएं जिनका नाम हो संज्ञा कहलाती हैं। या संसार की समस्त वस्तुएं जिनका नाम हो, जिनका कोई नाम होता है, संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गई संज्ञा की परिभाषा। अब जान लेते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। हिंदी में तो संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन जो व्याकरण में है वो अब अधिकतर 5 संज्ञाएं हिंदी में पूछी जाती हैं। तो आज हम लोग 5 संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा के भेद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन जो हम लोग को पढ़ना है, अब 5 संज्ञाएं पूछी जाती हैं एग्जाम में, उनसे उनके उदाहरण से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग 5 पूछेंगे। तो पहला क्या होगा, 5 में हमारे जो 5 संज्ञाएं होती हैं, पहली संज्ञा जो होगी वो हमारी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होगा जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा क्या होगा हमारा, भाववाचक संज्ञा। और चौथा होगा पदार्थवाचक, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा नीचे लिख दे रही हूँ, पांचवा होगा पदार्थवाचक संज्ञा। तो हमारा पहला कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा पदार्थवाचक संज्ञा। और व्युत्पत्ति के ध्यान रखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर बस ये तीनों हमारा रहेगा। ये तीनों जो संज्ञा रहती है इन्हें व्युत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति के आधार पर।
तो आज अब हम लोग पहली संज्ञा क्या पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर बारी बारी से हम पढ़ेंगे जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। चलिए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा के भेद के अंतर्गत हम लोग पहला क्या जान रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें विशेष लग रहा है, तो इसमें विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और आदि के नाम जो आएंगे वो क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। डिफिनीशन लिख लेते हैं। किसी विशेष, इसमें मेन विशेष ही है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिर्फ संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा की जो परिभाषा बताई है बस उसमें विशेष जोड़ देने से क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण होगा उदाहरण में जैसे आप किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, राम, मोहन, सोहन, राम, मोहन, सोहन, राम मोहन हो गया। किसी वस्तु का नाम ले लीजिए, जैसे आप अगर आप बुक का नाम ले रहे हैं, महाभारत, रामायण, जो फेमस हो, रामायण प्रसिद्ध पुस्तकें आएंगी इसके अंतर्गत। और जैसे किसी शहर का नाम ले लीजिए, इसमें आ जाएगा जैसे जौनपुर आ जाएगा, जौनपुर, अयोध्या, वाराणसी, जितने भी शहर के नाम होंगे सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आदि जितने भी नाम रहेंगे, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के आदि के नाम रहेंगे वो सब किसमें आ जाएंगे, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसमें जैसे दिनों, महीनों, नक्षत्रों के नाम भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। नोट पॉइंट करके यहाँ लिख देते हैं। व्यक्तिवाचक इसका नोट लिख देते हैं। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नोट करके लिख लीजिएगा। पहला नोट पॉइंट लिखेगा, इसमें दिनों, महीनों, नक्षत्रों आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। दिनों, महीनों, नक्षत्रों आदि व्यक्तिवाचक, आदि के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं। इसी तरह द्वीपों, महाद्वीपों, शहरों आदि के नाम सब लिख लीजिएगा। इसी तरह द्वीपों,
तो हो जाएगा दीपो, दीपो की इधर ही मात्रा आएगी, दीपो, शहरों, नगरों, जितने भी आ जाएंगे, नगरों, नदियों, पर्वतों, ये सब के नाम पर्वतों आदि के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होंगे। व्यक्तिवाचक होंगे। तो इतनी सी व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी आपको। मतलब अगर कहीं भी दिनों, महीनों, नक्षत्रों आदि के नाम मिल जाए और द्वीपों, शहरों, नगरों, नदियों, पर्वतों या कह लीजिए भाषाओं, लिपियों, बोलियों, कुछ भी आपको जो विशेष रहे उनके नाम क्या हो जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जैसे भाषाओं, बोलियों में ले लीजिए, जैसे ब्रज भाषा अगर आ रहा है तो वो भी एक व्यक्तिवाचक ही संज्ञा होगा, वो भी विशेष रूप में प्रयोग हो रहा है, तो वो भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसे शब्द, नाम से स्पष्ट हो रहा है ऐसे शब्द जो किसी विशेष जाति का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। लिख लीजिए इसका परिभाषा, ऐसे शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जाति संज्ञा कहलाते हैं। इसके उदाहरण, जैसे इसके उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा, उदाहरण में हम लोग देखेंगे, इसमें आएगा मनुष्य। हम लोग व्यक्तिवाचक में उस मनुष्य का कोई स्पेशल नाम होता है, जैसे राम, मोहन, सोहन, लेकिन यहाँ सिर्फ अगर हम लोग मनुष्य कह दें, लड़का, लड़की कह दें, सिर्फ एक जाति का बोध करा दें, तो वो क्या हो जाएगा हमारा जातिवाचक। जैसे मनुष्य हो गया, लड़का, लड़की, लड़का हो गया, लड़की हो गया, सब कह रहे हैं। सिर्फ अगर हम लोग नदी कह रहे हैं, नदी, किसी स्पेसिफिक, किसी मतलब मशहूर प्रसिद्ध नदी का नाम ले बोल दे, तो वो क्या हो जाएगा आपका इसमें जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। जैसे आम हो गया, सांप हो गया, पूरी जाति का बोध करा रहा है। सांप हो गया, ग्रंथ हो गया, शहर हो गया, ग्रंथ हो गया, शहर इत्यादि। अगर सिर्फ हम नाम ले रहे हैं सिर्फ ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम यही कहते हैं ग्रंथ में, अगर हम कहते हैं रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, ये सब बोल दें, तो हमारा व्यक्तिवाचक में जाएगा। लेकिन सिर्फ हम बोल देंगे कोई ग्रंथ या कोई किताब, तो वो क्या हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। वैसे ही सांप में अगर हम कोबरा कह रहे हैं, कोई और सांप की प्रजाति बता रहे हैं, जो स्पेशल नाम बता रहे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन सिर्फ सांप कह रहे हैं तो हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। इसमें भी एक दो नोट पॉइंट है, जैसे समस्त पदों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। समस्त पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा। अब समस्त पदों के नाम, जैसे समस्त पदों के नाम में आपका हो गया अध्यापक, वकील, डॉक्टर, जिलाधिकारी, कुछ भी आ जाए तो वो सब क्या हो जाएंगे हमारे जातिवाचक संज्ञा।
अध्यापक, वकील, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, शिक्षक इत्यादि। ये सब क्या समझ, जितने भी पद आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। और कुछ जैसे साधु, महाकवि, ये सब उपाधियाँ भी होती हैं, वो सब भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। तो हम लोग ने जातिवाचक संज्ञा पढ़ा, ऐसे शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण में हम लोग ने देख लिया, इसमें से मनुष्य, लड़का, लड़की, नदी, आँख, इस टाइप के सारे उदाहरण आएंगे। इसमें व्यक्ति और जाति में यही अंतर होता है। व्यक्ति वाचक संज्ञा में आपको किसी विशेष का नाम मिलेगा, इसमें पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो हम लोग ने यहाँ जातिवाचक संज्ञा पढ़ लिया। हमारी तीसरी संज्ञा थी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तीसरा जो मैंने भी बताया था वो था भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग ऐसे शब्द जिसके द्वारा भी किसी के भाव का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाव से ही बन रहा है, इसमें भाव आपको फीलिंग्स नजर आएंगी। तो हम लिख लेते हैं, ऐसे शब्द जिनके द्वारा हमें भाव का बोध होता है। क्या कहलाते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें जैसे आपके आ जाएंगे, उदाहरण देख लीजिए, भाववाचक जिससे आप भाव झले, भाव झलके, ऐसे शब्द आएंगे। जैसे हो जाएगा बुढ़ापा, अवस्थाएं जो भी हो जाएंगी, बुढ़ापा, बचपना, बचपन, ये सब अवस्था बता रहे। जैसे बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, घबराहट हो गया, घबराहट, दया, प्रेम, अपनापन, पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके भाववाचक संज्ञा इत्यादि। आसानी से, मतलब जिसको हम छू या देख ना सके, सिर्फ हम लोग जिसे महसूस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाव क्या होता है, जिसे हम महसूस करते हैं। हमारे अंदर किसी चीज़ को देखकर भाव होता है, किसी को देख के खुशी होता है, किसी को देख के दुख होता है, कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, तो वो सब चीज़ क्या हो जाता है, वो सब हमारे भाव रहते हैं। तो जब आपको किसी चीज़ को देखकर अलग भाव आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत उस चीज़ को रखते हैं। उसमें क्या क्या जैसे आएगा, बुढ़ापा, बचपन, घबराहट, दया, प्रेम, अपनापन, पढ़ाई, गरीबी, कुछ भी ले लीजिए, वो सब क्या आ जाएंगे आपके भाववाचक संज्ञा में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जितने बचपन लगा, आहट लगा, बुढ़ापा, ये सब जो प्रत्यय जुड़े हैं, भाववाचक संज्ञा में अधिकतर आपको प्रत्यय देखने को मिलेंगे। तो जहाँ आपको प्रत्यय से बने शब्द दिख जाए वो भी भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे इसमें प्रत्यय आप देख रहे हैं, घबराहट में आहट प्रत्यय जुड़ा है, इसमें अपनापन में पन प्रत्यय जुड़ा है। ऐसे ही गुरु में अगर तो आप प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुत्व, तो वो भी हमारा भाववाचक संज्ञा में जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा हम लोग पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा।
जहाँ भी आपको भाव का बोध हो वहां पे आप तुरंत भाववाचक संज्ञा लगा दीजिएगा। चौथा पढ़ेंगे हम लोग समूहवाचक संज्ञा। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें समूह का बोध होता है तो वो क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिनसे किसी समूह विशेष का बोध होता है, समूह विशेष का बोध होता है क्या कहलाते हैं? अगर समूह का बोध होगा तो हमारे क्या कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। कहलाते हैं। जहाँ समूह का बोध होगा वो हमारे समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसमें उदाहरण देख लीजिए, जैसे उदाहरण में जैसे कक्षा, क्लास एक समूह का बोध कराता है। कक्षा हो गया, टीम हो गया, दल हो गया, गुच्छा, झुंड, झुंड हो गया। ऐसे कोई भी परिवार, सेना, ये सब जितने भी रहेंगे सब हमारे परिवार, सेना इत्यादि सब जितने भी समूह का बोध होगा सब क्या है? किसके अंतर्गत आएंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो ऐसे सब जिनसे किसी समूह का बोध हो हमारे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा पांचवा आखिरी हम लोग ने बताया था हमारे पदार्थवाचक संज्ञा। पढ़ेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। आखिरी हमारा है पांचवा पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ जैसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऐसे सब जिनसे हमें पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का बोध होता है, पदार्थ की अवस्थाओं का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिनसे पदार्थ की अवस्थाओं का बोध होता है। पदार्थ की अवस्थाएं आपको पता होगी, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाओं का जिनसे बोध होता है। पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। अब जैसे पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में ले लीजिए, क्या क्या आ जाएगा आपका उदाहरण में? जैसे ठोस में आपका हो गया लकड़ी, या ऐसी चीजें जिनसे हम दूसरी चीजें बनाते हैं, वो क्या हमारे किसके अंतर्गत आ जाता है? पदार्थवाचक संज्ञा में। जैसे लकड़ी ले लीजिए, सोना, चांदी, ये सब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सोना, चांदी। इसी तरह अगर आप द्रव अवस्था में लेंगे तो दूध, पानी, घी,
दूध, पानी, घी, ये सब। और गैस अवस्था में लेंगे तो कौन कौन से आ जाएंगे आपकी, वाष्प आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ये सब आपकी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इत्यादि पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर हमने देखा पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनसे पदार्थ की अवस्था का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। अब हम लोग एक नोट है देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने संज्ञा के पांचों भेद पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा पढ़ा, फिर हम लोग ने पढ़ा समूहवाचक संज्ञा, और लास्ट में हम लोग ने पदार्थवाचक संज्ञा पढ़ी। पदार्थवाचक संज्ञा जिनसे तीनों अवस्था, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का बोध हो, उन्हें हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बदल जाती है। ये वाक्य प्रयोग करने पर होता है। जैसे पहले लिख लीजिए, कभी कभी वाक्य प्रयोग करते समय वाक्य प्रयोग करते समय व्यक्तिवाचक सा जातिवाचक संज्ञा में, और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है, और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में परिवर्तन होता है। तो कभी कभी व्यक्तिवाचक जातिवाचक में बदल जाती है और जातिवाचक व्यक्तिवाचक में। आइए देख लेते हैं ये होता कैसे है। दो तीन मैं आपको वाक्य दिखा दे रही हूँ जिसमें इसका परिवर्तन होता है। जैसे होगा, अब तो हर घर घर में रावण है। अब तो हर घर घर में रावण है। इसमें देखिए जो रावण है, ऐसे तो ये जाएगा आपका किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन वाक्य प्रयोग कर रहे हैं जैसे अब तो हर घर घर में रावण है। रावण एक जाति का बोध करा दे रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदल जा रहा है। ये क्या हो गया, व्यक्ति से जाति, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में परिवर्तन हो गया। इसी तरह देख लीजिए, भारत में विभीषणों की कमी नहीं है। भारत में विभीषणों की कमी नहीं है। नहीं है, यहाँ भी आप देख रहे हैं। वैसे तो विशेषण क्या, विभीषण क्या होना चाहिए, व्यक्तिवाचक होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसको एक तो बहुवचन कर दिया। विभीषणों मतलब कई, मतलब ऐसे कई लोग होंगे जो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, वो इन्हीं पे बना है, तो इसीलिए विभीषणों की कमी नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, व्यक्ति से जातिवाचक में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे ही वाक्य प्रयोग के आधार पर कभी कभी इनका परिवर्तन हो जाता है। वो जब आप वाक्य प्रयोग में दिया रहेगा तो आप खुद पकड़ लेंगे कि कहाँ उसका व्यक्तिवाचक से जातिवाचक हो रहा है, कहाँ जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो रहा है।
सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज हम लोग ने संज्ञा के 5 भेद पढ़ लिए। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जहाँ तक ये वीडियोस नहीं पहुँच पा रहे उन तक ये पहुँच जाए। और हमारा साथ देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।